तो आज की क्लास में भैया जी चले जी, आज की क्लास में जो है सवाल स्टार्ट होने लगा है हमारे पास। शाकिर मशकूर स्क्रीन भी शेयर करने लगा हूं मैं आपके साथ। स्क्रीन शेयरिंग पे हम आए और हमने स्क्रीन शेयरिंग पे ये आईकेप का सवाल विंटर 2017 जब आप होंगे स्कूल में, तब आईकेप भैया ने पूछा। कह रहा है द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ शाकिर मशकूर एंड बाकिर लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2017 आर एस फॉलोज। ठीक है जी भैया, ये फॉलोज हैं। फिर कह रहा है एस एल एम एल बी एल, फिर कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2014 एस एल अक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ एम एल वन एम एल रिटेन अर्निंग्स वर रुपीज 1400 मिलियन एट अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 4400 मिलियन। On acquisition date, fair value of net asset was equal to their carrying value. 20% of the goodwill has been impaired. बहुत आसान बात कर दी है ये तो। Following information in respect of ML is available. On 1 जुलाई 16 SL disposed 20% holding in ML, leaving what sir? Leaving हमने कह दिया 60% with SL for 118 million when ML share price was 26 per share. फिर कह रहे हैं on 30 जून 17 SL further disposed of 35% shareholding in ML, leaving 25% with SL for 2926 million when ML share price was 36 per share. On both disposals, SL credited investment in ML with related cost and took the difference to P&L. अब ये देख लें सर, हमने एक में कंट्रोल लॉस्ट हुआ है और एक में कंट्रोल नॉट लॉस्ट हुआ है, लेकिन दोनों के अंदर हमने गेन को पीएनएल में डाल दिया, मतलब ये बंद हो गया है। फिर कह रहा है एमएल मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 700 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर, नो डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। भैया हमने कह दिया कोई जो है वो नहीं है डिक्लेयर, सही है। फिर आ जाते हैं, अच्छा फिर आगे आते हैं, कह रहा है एमएल मेड अ नेट प्रॉफिट, एसएल रिसीवेबल इंक्लूड 200 मिलियन फ्रॉम एमएल। अब आप सर देखिएगा एसएल ने एमएल के साथ क्या किया, पहले उसकी 20% की, फिर उसकी 35 और कर दी और दोनों का गेन पीएनएल में ले गया, हालांकि एक का जाना चाहिए था पीएनएल में। फिर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 15 एसएल अक्वायर्ड 60% होल्डिंग इन बीएल विच रिजल्टेड इन बार्गेन परचेज गेन ऑफ 120, मतलब नेगेटिव गुडविल। On acquisition date, fair value of BL's net asset was equal to their carrying value except a building whose fair value was 200 million higher than its carrying value, ठीक है। Its remaining life at the date of acquisition was 16 years, ठीक है। SL's closing stock includes goods sold by BL at 40%. These were invoiced at 50 million but are included in SL's stock at NRV of 44. Okay जी, बीएल ने बेचे थे, पेरेंट ने अपने पास एनआरवी पे लिए हुए। फिर कह रहा है बीएल हैज 40% शेयर। अब देखें सर, बीएल क्या ज्वाइंट ऑपरेशन भी है। आप पावर जनरेशन यूनिट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एक्टिविटीज ऑफ द ज्वाइंट ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17। यूनिट वाज कंस्ट्रक्टेड, याद रखिए ज्वाइंट ऑपरेशन है, वेंचर नहीं है। अब क्या है, इसको आगे देखते हैं। वर्ड ज्वाइंट ऑपरेशन यूज हुआ है। कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 कमेंस ऑपरेशन फ्रॉम 1 जुलाई 16। रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज रुपीज 1100 मिलियन। पावर जनरेशन कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड अमाउंटेड टू 670 and 130 मिलियन। ये आप सारी बातें बता दी नॉर्मल। ऑल रेवेन्यूज हैव बीन सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर। However, increase in respect of revenues cost have not been made in the books of BL because they have been received paid by the other joint operator. Okay, receivable payable. SL and the other joint operator have agreed to settle the outstanding balance after year end. ठीक है। फिर कह रहा है SL follows a policy of valuing NC at proportionate share of the fair value. No further shares have been issued by ML and BL since their acquisition by SL. सर इसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है। मैं चाहूंगा आप सब बच्चे प्यारे और अच्छे जल्दी से जो है इसको खुद से अटेम्प्ट करें। जब तक मैं 5 मिनट में आया, और इसको अटेम्प्ट करेंगे, पहले खुद से सोचेंगे कैसे होगा, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू होगा कैसे इस किस्म के सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा सवाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे और हम एमएल की बना देंगे सोना, ठीक है ना, कि भाई हम एमएल की बनाएंगे सोना। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे गुडविल वगैरह क्या है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे डिस्पोजल के केस में क्या हो रहा है। तो आ जाएं सर। सबसे पहले हमने कहा कि हमने 1 जुलाई 2014 को एसएल ने अक्वायर कर लिए थे 80% शेयर्स, ठीक है। और 1 जुलाई 16 को 20% डिस्पोज कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मजीद 30 जून 17 को उसने डिस्पोज किया, और हमारा ईयर एंड भी 30 जून 17 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर अब जरा यहां पर हमें देखना है, हमें यहां पर ये देखना है कि भैया इसके जिस दिन अक्वायर किए थे
सही है ना, उस दिन मतलब 1 जुलाई 16 साल के शुरू से लेकर के और तब तक के जो हमने कहा हमें पिछला तो प्रॉफिट उसका अपनी तरफ एक जगह आया ही होगा, लेकिन हमने कह दिया कि सर उस पिछले प्रॉफिट से पहले भी, उस पिछले प्रॉफिट से पहले भी जो है हमने कह दिया कि सर उसकी बुक्स के अंदर 80, तो हमने कहा आ जाए सर सबसे पहले हम आते हैं, 3 कॉलम बन जाएंगे अब इसके अंदर। अगर हम गौर से देखें तो हमने कह दिया कि सर इसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। एक्विजिशन डेट जो कि थी हमारे पास 1 जुलाई 14, 1 जुलाई 16 को जो 60% बचा, और फिर हमारे पास 30 जून 17 रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सर शेयर कैपिटल देखते हैं कि हमारे पास शेयर कैपिटल क्या था इन तीनों दिनों में। शेयर कैपिटल में उसने बता दिया कोई चेंज नहीं है, तो शेयर कैपिटल 2200 का ही था। ठीक है, फिर आ गए शेयर प्रीमियम में भी कोई चेंज नहीं है। जो सवाल में शेयर प्रीमियम गिवन है हमें, सर शेयर प्रीमियम गिवन है ना हमारे पास 900 का, तो 900 का ही था। रिटेन अर्निंग उसने हमें बता दी है, अगर हम गौर से देखें तो सर रिटेन अर्निंग इसने हमें बता दी कि 1 जुलाई 14 को 1400 की थी। ठीक है, और बाकी जो हमने कह दिया कि इसके बाद कितने की थी, 31 दिसंबर की उसने हमें बता दी है कि 3200 थी। ठीक है जी, और हमने कह दिया कि इसने हमें फिर बाकी चीजें बता दी। तो आ जाए सर, हमने कह दिया सबसे पहले तो जो चीजें गिवन है वो ये। अब सर ये फिगर कैसे आई, ये फिगर ऐसे आई कि अगर 3200 की गिवन है और उसने हमें प्रॉफिट बता दिया है कि भैया 700 है, तो इसका मतलब है कि 1 जुलाई को 2500 की होगी। ठीक है, फिर हमने कहा सर इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं, यूआरपी वाली एडजस्टमेंट भी जो है सिर्फ और सिर्फ किसकी है, वो बीएल ने भेजा है एमएल को। तो अब हमने कह दिया सर आ जाए, अब ये जरा सब बच्चों ने समझना है कि सर प्रॉफिट के यहाँ पे दो हिस्से हैं, जब से हमने खरीदा है तब से लेकर अब तक टोटल जो कमाई हुई है, टोटल जो कमाई हुई है वो कमाई हुई है कितनी सर, तब से लेकर अब तक जो टोटल कमाई हुई है वो कमाई हुई है, एक मिनट दीजिएगा मैं इसके व्यू को भी थोड़ा सा कर दूं स्टैंडर्ड। जब से हमने खरीदा है तब से लेकर अब तक जो है टोटल कमाई हुई है हमारे पास 1800 की, उनमें से 1100 जो है उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसमें सीआरई 80% था, एनसीआई 20 और 700 के अंदर अलग था। ठीक है, चलिए सर ये हो गया। फिर हमने कहा हम गुडविल निकाल लेते हैं। हमने कहा कितने में खरीदा था हमने, 4400 में, ये भी हमें गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमने कह दिया कितने हैं सर, देखें टोटल इस दिन थे 4500 के, लेकिन हमारा शेयर था 80%। गुडविल आ गई 800, इंपेयरमेंट उसने बता दी थी 20 की है, 640 की आ गई गुडविल। एनसीआई पे आ जाते हैं हम। एनसीआई भी बहुत सिंपल, एक्विजिशन डेट पे एनसीआई सर 4500 का 20% एनसीआई था, 900 हो गया। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है। पोस्ट एक्विजिशन शेयर, सर पोस्ट एक्विजिशन शेयर अब दो आएंगे। सही है सर, एक पोस्ट एक्विजिशन शेयर आएगा आपका एक्विजिशन डेट से रिपोर्टिंग डेट तक का। ठीक है, वो हमने कह दिया कि 220। ये 220 कैसे आ गया, हमने कहा 1100 जो था 1100। फिर हमने कह दिया ये आ गए हमारे पास एनसीआई। फिर हमने कहा एनसीआई में इजाफा हो गया, हमने 20% अपनी होल्डिंग बेची। सही है, वो कैसे आई वो फिगर, उस फिगर पे आते हैं। हमने कह दिया सर आज के दिन पे, आज के दिन पे हमारे पास जो है अगर हम देखें कि 20% एनसीआई अगर इतने की थी तो बाकी 20% 1120 की हो गई है ना। हमने कहा अगर 20% एनसीआई 1120 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 1120 की बाकी 20% हो गई, और हमने इसका शेयर भी दे दिया बाकी 700 का 40%। तो ये हो गई एनसीआई। अब गेन लॉस भी निकाल देते हैं हम 20% पे। सेल्स प्रोसीड कितने में बेचा, 118 में, शेयर कितना देना पड़ा 1120, गेन आ गया और ये गेन जाएगा ओसीआई में। समझे सर, तो ये बेसिकली मेरा बच्चा, ये हमने इसकी ये वाली ट्रांजैक्शंस को हमने अनवील किया, इसकी ये वाली ट्रांजैक्शंस को हमने जो है देखा है। अब इसका इंपैक्ट हम लेकर के जाते हैं सीआरई में। पेरेंट का डेटा है, ओसीआई नहीं है। फिर हमने कह दिया पोस्ट एक्विजिशन एमएल ये नहीं हो गया। गुडविल की इंपेयरमेंट डायरेक्ट इसमें आ गई। गेन ऑन पार्शियल डिस्पोजल 68, यहां तक तो हमने कह दिया कि भाई सर ये हो गया। हाँ, अब अब जो गेन बुक हुआ था इंडिविजुअल बुक्स में, जो गेन बुक हुआ था इंडिविजुअल बुक्स में, उस गेन के लिए हमने कह दिया कि सर हम करेंगे कि भाई ये गेन इंडिविजुअल बुक्स में कैसे आया, ये गेन इंडिविजुअल बुक्स में कैसे आया, आए हम देख लेते हैं। उसने कहा था कि हमने इंडिविजुअल बुक्स में गेन जो है वो पीएनएल में रिकॉर्ड किया था। तो देखिए जो जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिविजुअल बुक्स में वो 1100 की थी। कैसे पता सर, ये गिवन आ जाए। हमने कह दिया जब हमने 20% जो बेची है, सही है ना, वो कितनी हो गई, 11
डबल एट में बेची, सेल्स प्रोसीड हमें गिवन है कि भाई डबल वन डबल एट, ठीक है सर। बाकी हमने कह दिया कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो फिगर हमने कह दिया भैया अगर, तो जो है हमने कह दिया 1100 की फिगर जो है ये कॉस्ट की हमने कैसे निकाली, हमने कह दिया कि हमारे पास आ गया K17 का मतलब ये है कि सर हमारे पास ये फिगर 4400 की टोटल फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, उसका अगर हमने 80%, 25% बेचा है, मतलब 20% बेचा है, तो हमने कह दिया उसका ये होगी 1100। तो हमने कह दिया ये अमाउंट हमने इंडिविजुअल बुक्स में पीएनएल में रिकॉर्ड किया, इसको हमें रिवर्स करना पड़ा, ठीक है। तो सर ये हो गई हमारी रिवर्सल, पहली रिवर्सल की कहानी। चले सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ूंगा, सब बच्चे इधर देखेंगे। कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर हमने इसकी क्या एंट्री बनाई, हमने बनाई कि भैया एक्चुअल बैंक डेबिट, एनसीआई क्रेडिट और ओसीआई क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि सर अब डिस्पोजल में जब पूरा डिस्पोज कर रहे हैं तो उसने हमें ये भी बता दिया कि जब हमने पूरा डिस्पोज किया है, कंट्रोल लॉस्ट किया है, तो कंट्रोल लॉस्ट के केस में हुआ क्या सर, उसके केस में हमने 2926 में पूरा डिस्पोज 35% डिस्पोज कर दिया, और जो है अब उसकी हम वैल्यू देखते, तो हमने कहते हैं भाई ये 2926 में किया, फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 36 रुपए के हिसाब से हमें बता दिया भैया पर शेयर है। तो हमने कहा हम देखते हैं कि भैया रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी आई, तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो है 25% होल्डिंग बची है, उसका शेयर कैपिटल जो था वो था, अगर हम गौर से देखें 2200 का, डिवाइडेड बाई 10, एक शेयर 10 रुपए का, 25 × 36, तो हमने कहा ये हो गया। फिर आ जाते हैं सर नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट 6300 के गिवन थे, कैरिंग अमाउंट गुडविल भी डिस्पोजल पे हमें 640 की आ गई थी, और कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट एट डिस्पोजल ये भी हमारे जो है मेरा बच्चा आ गए थे, और ये कितने के आए थे, 2520 के, सही है ना। कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई डिस्पोजल, ये कैसे आई सर एनसीआई डिस्पोजल, ये हमने अभी निकाली हुई 2520। तो हमने कह दिया भैया अब ये जो गेन लॉस आएगा ये पीएनएल में जाएगा 486, ये एक्चुअल गेन लॉस पीएनएल में जाना चाहिए। तो ये हमने कह दिया कि भाई ये आ गया यहाँ पर 486 का, लेकिन हम लेकर कितना गए होंगे, आए उस पे आते हैं। सर देखिए हमने अगर अपनी 25% होल्डिंग अभी रखी है और बाकी हमने 35% और बेच दी, तो पहले थी 4400 में से 1100 तो पहले ही जा चुकी थी, रिमेनिंग पे आ जाते। तो हमने कह दिया सर कि अगर 4400 80% थी तो उसका 35% होगा, वो इतना होगा 1925। तो हमने कहा गेन कितना आ गया था इसकी बुक्स में 1001, जिसको हमें रिवर्स करना पड़ा, ठीक है जी। तो सर ये बेसिकली हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर ली रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू आपका एमएल, ठीक है जी। अब आगे बढ़ूंगा। अब हमने कहा सर एमएल में किसी का कोई भी सवाल हो, ये आपके सामने स्क्रीन पे भी एक साथ सारी एमएल की कहानी आ गई है, ठीक है। तो अगर आपका एमएल में किसी का कोई भी सवाल हो एमएल से रिलेटेड, तो हमने कहा वो भी देख लेंगे, बट ये एमएल हो गया हमारा। अब हम आ जाएंगे एमएल में, देखें इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट की फिगर अब हमारे पास आ जाएगी, सही है 1980, जो कि हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है। जो जो चीजें बिल्कुल डायरेक्ट एमएल से उठ के आ रही हैं उनको हम डालने की कोशिश करते हैं, जो कि फिलहाल हमने कहा सिर्फ खाली एक यही इन्वेस्ट चीज थी जो कि एमएल से उठ के आ रही थी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सर बीएल पे। बीएल, बीएल में क्या कह रहा है, बीएल में कह रहा है, हाँ कह रहा है कि भैया हमने 60% 1 जुलाई 2015 को, याद रखिए हम 17 में 2 साल पहले भी, बारगेन परचेज गेन आ गया 180 का, एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू बराबर थी सिवाय एक बिल्डिंग की जिसकी 200 मिलियन से फेयर वैल्यू ज्यादा थी, और 16 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ थी, ठीक है जी। फिर कह रहा है अच्छा, फिर तो पेरेंट की बुक के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में, अच्छा नहीं ये सोना में जाएगा बीएल की, बीएल ने बेचा है, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। और फिर हमने कहा बीएल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन भी है। तो सबसे पहले इजी चीजें करते हैं, पहले हमने कहा आराम से सर हम बीएल की सोना बनाएंगे, बीएल के शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कितना हो गया सर 100, सही है। अब इधर आ जाते हैं ना सर हम, अब ये जरा वर्किंग में इसने शरारत की है, हमें रिटेन अर्निंग उसने दे दी, कौन से डेट की सर, ये रिटेन अर्निंग हमें दे दी गई है उस डेट की,
रिपोर्टिंग डेट की, सवाल में देखें बीएल की रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग आ रही है हमारे पास 6000। एक्विजिशन डेट की बीएल की उसने हमें रिटेन अर्निंग नहीं बताई है ना सर, बताइए क्या? नहीं बताई, लेकिन इसने हमें निकालने के तरीके बता दिए। इसने कह दिया कि भैया नेगेटिव गुडविल आ रही है। तो हाँ, इसने हमें फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बता दी, 200 की थी, 16 साल लाइफ थी उसकी। तो हमने कह दिया कि अगर 16 साल इसकी लाइफ थी और 2 साल पास हो चुकी है तो 175 का बचा होगा, है ना। फिर ये जरा टेक्निकल बात है, इसने हमें ये भी बता दिया, हमें फेयर वैल्यू ऑफ ये बता दिया कि गुडविल नेगेटिव 80 आ रही है, 180 आ रही है, ठीक है। जब गुडविल नेगेटिव 180 आ रही है और हमने कह दिया कि हमने कितने में खरीदा है बीएल को, इन्वेस्टमेंट इन बीएल कितनी आ रही है भैया बुक में, 7500। तो इसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट बैलेंस में आगे 7680 आ गई, लेकिन उससे पहले हमें यूआरपी वाली एडजस्टमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, सही है सर। तो यूआरपी वाली एडजस्टमेंट के ऊपर हम आते हैं। आपको पता है कि यूआरपी एक्विजिशन डेट पे तो आएगी नहीं, रिपोर्टिंग डेट पे देखते हैं कि सर इस यूआरपी वाली एडजस्टमेंट का इन्वेंट्री का क्या इंपैक्ट है, इधर देखते हैं। कह रहा है SL's closing stock includes goods sold by BL at 20% margin. These were invoiced at cost plus कितने परसेंट? ओ हो तो डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ग्लिच आया है, आ गए, वी आर बैक। चलें जी, दीज वर इनवाइस्ड एट कॉस्ट प्लस कितने परसेंट? हमने कह दिया सर 20% पे हुई थी, सही है। तो अब हम आ जाते हैं कि भैया एक्चुअल में गुड्स कितने की थी और गई कितने में। आए, तो हमने कह दिया सर एसएल को 50 की मिली और 44 की, सही है ना। और 10 का इसने प्रॉफिट रखा 50 का, जबकि इसके हिसाब से जो 50 की चीज थी उसने उसके ऊपर एनआरवी का लॉस रिकॉर्ड किया, सही है ना। अब देखिएगा सर बीएल के हिसाब से तो 50 की उसने जो सेलिंग प्राइस थी उसकी, और इसके हिसाब से 44 की थी। तो अब सर देखा जाए तो यूआरपी बचाया हमारे पास खाली 4 का। अब ये 4 का यूआरपी कैसे, जरा इसको सब बच्चों ने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर देखिएगा, हमने कह दिया कि भाई ये गुड्स 50 की तो होनी नहीं चाहिए थी, हमारे हिसाब से कितने की होनी चाहिए थी, 40 की, क्योंकि हम तो यूआरपी को हटा ही देते हैं ना, हम तो एंट्री बना देते हैं कि भैया सोना डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं इन्वेंट्री। मसला ये है कि 10 से ये होना चाहिए था, 50 40 की चीज 50 पे गई थी, है ना, 20% मार्जिन, लेकिन 6 से ऑलरेडी उसने अपने सोना को डेबिट कर दिया है। मतलब 6 से बेसिकली ऑलरेडी इन्वेंट्री को एसएल ने जो है उसकी एडजस्टमेंट लगा दी है। तो हमने कहा जो रिमेनिंग अमाउंट है, और वो रिमेनिंग अमाउंट कितना है 4, उससे हमने कहा हम एडजस्टमेंट लगाएंगे कि भैया इन्वेंट्री 4 से ज्यादा आई हुई है बुक्स के अंदर, ठीक है। और हमने कह दिया कि सर इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट 4 से आ जाएगी, क्योंकि देखो 50 की चीज 40 की होनी चाहिए थी, 44 पे ऑलरेडी लेकर के आ गए। तो 4 का जो एडिशनल हमारे पास जो है ना एनआरवी से ज्यादा आ रही थी एक्चुअल कॉस्ट से, उसको हमने वो कर दिया, सही है। तो उसने 50 का लेकर के ऑलरेडी 6 डाल दिया। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये तो पेरेंट ने रिकॉर्ड किया ना। तो आपको याद है हमने एक शुरू में पढ़ा था कंसोलिडेशन के अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि यार ये इतनी निटिगिटीज में नहीं जाओ, कि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर एक ने 10 से प्रॉफिट रिवर्स करना था और 6 से अगर पेरेंट नहीं कर दिया है, बेशक आइडियली वो होना चाहिए था सब्सिडरी का, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप 6 से जो है ना रिमेनिंग 4 से आप सब्सिडी का कर दो। ये वो, ये जो नहीं इंट्रा ग्रुप पीपी ट्रांजैक्शन होती है उसकी जैसा ही, कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल्स, कैरिंग अमाउंट इफ एसेट नेवर सोल्ड। तो उसमें भी क्या होता है कि एक ने डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड की हुई होती है और एक का प्रॉफिट, तो बोलता है नेट अमाउंट को रिवर्स करो। तो वही कॉन्सेप्ट है मेरा बच्चा यहां पर, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, अच्छा ज्वाइंट ऑपरेशंस के ऊपर आते हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन वाली इसकी एडजस्टमेंट है, क्या कह रहा है, ये तो हमने कर ली। कह रहा है BL हैज 40% share in a joint operation of power generation unit. The following information relates to the activities of the joint operation for the year ended 30 जून 2017. Unit was constructed at a cost of 1550 million and commenced its operation from 1 January 16. It has a useful life of 10 years. Okay. Revenue from generation of electricity was rupees 1100 million. Power generation cost and operating cost paid amount 670 million. All revenue has been settled during the year. सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन एंट्री नहीं बनाई हुई, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर ज्वाइंट ऑपरेशन की वर्किंग, ये देखते हैं। रेवेन्यू कितना है 440, 440 टोटल नहीं है तो 1100 का हमारा 40% है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने कह दिया 1100। कॉस्ट भी
हमने कह दिया 670 की है। अदर एक्सपेंसेस 52 के हैं। उसने कह दिया भाई अदर जो एक्सपेंसेस है हमारे 130 के हैं। डेप्रीसिएशन भैया 1550 का था, 10 साल लाइफ थी, तो हमने कह दिया 155, तो 1 साल की डेप्रीसिएशन आई, उसमें से हमारा 40% आ गया 62। तो हमारे हिस्से का प्रॉफिट कितना हो गया 58। ठीक है, 58 का हमारे हिस्से का हो गया प्रॉफिट। तो ये हमने 58 डाल दिया इस केस में। तो बेसिकली सर ये जब सब चीजें हमने इसमें डाली तो हमारे पास ये फिगर आ गई बैलेंसिंग। क्योंकि देखें ये जो है ना हमारे पास 7680, ये आ गई हमारे पास क्या फिगर सर, ये आ गई थी 180 की नेगेटिव गुडविल, 7500, ये तो हमें पता था ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट 7680 आएगी। लेकिन क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड था तो ये कितने परसेंट रिप्रेजेंट करेगी 60%। तो अगर ये 60% रिप्रेजेंट करेगी तो हमने कह दिया कि हमने जो है भैया इसको अगर 100% लेना है तो उसके लिए हमने ये वर्किंग, बल्कि यहाँ पर मैंने हमने कहा सर ये 60% अगर रिप्रेजेंट करेगी तो हमने कह दिया कि हमें इसको करने के लिए ये करना पड़ेगा कि ये अगर तो है तो 12,800 की फिगर आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वजह से रिटेन अर्निंग बैलेंसिंग है, ये चीज यहां से उठ करके आई है। क्लियर है मेरा बच्चा? आ जाए, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब हमने कह दिया सर एनसीआई निकालते हैं। एनसीआई बहुत सिंपल है। एक तरीका तो वही है कि हमने कहा एक्विजिशन और उस पर जाएं, दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स उठाएं, और इसका भी हम दे सकते हैं फॉर अपना 40% 16,229 का। और एक तरीका ये कि एट एक्विजिशन वाले एसेट्स का हमने काम उठाएं। सही है। और जो है हमारे पास एक्विजिशन डेट के 12,800 उसका लें, और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन शेयर का ले लें हम। ठीक है, दोनों का डिफरेंस का। नहीं तो फिर हमने कहा सर तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम उस पर चले जाएं, पोस्ट एक्विजिशन दोनों में कितना आ रहा है 3429, या हमने कह दिया 16,229 के ऊपर चले जाएं। तो 6491 की हमारी एनसीआई आ गई। अब हम इसका इम्पैक्ट डाल देते हैं किसके अंदर सर, हाँ ज्वाइंट ऑपरेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जो टोटल पीपी है, सही है सर, 15,550 का उसका 40% हमारा है 620। ठीक है ना? और लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट माइनस करनी पड़ेगी। हाँ, और जो रिसीवेबल था हमारा इन तीनों का, नेट रेवेन्यू कॉस्ट का, उसका भी हमने कह दिया कि भाई 40% हमारा है, कि ये जो नेट फिगर आई हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर सब बच्चे इधर, हम इधर आए, और हमने कह दिया नेगेटिव गुडविल आ गई बीएल की F4, और हमने कह दिया कि सर ये 2507 आ गया। ठीक है सर, तो हमने कह दिया ये पेरेंट के हिस्से का शेयर आ गया 2057, ये फिगर यहां से आ गई 3429 का हमारा हिस्सा। आए सर आए, अब हम आगे आते हैं। 16,500, 11,000 ये पेरेंट का है। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू बिल्डिंग की आ गई है। फिर हमने कह दिया इसके बाद इसके अंदर एडजस्टमेंट इसकी आई, और फिर 62 की डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी। ठीक है, नेट अमाउंट यहाँ से माइनस कर दिया, ये आ गया। स्टॉक एंड ट्रेड में से कितना माइनस करेंगे सर, चार। चार कौन सा माइनस करेंगे, ये जो ये वाला था। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में क्या ऐड करेंगे सर, 120 ऐड करेंगे। अभी हमने देखा कैश एंड बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल एसेट्स आ गए। शेयर कैपिटल पेरेंट का, शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का, सीआरई अभी हमने निकाली। अदर रिजर्व 68 के आ गए। एनसीआई सिर्फ और सिर्फ बीएल की आएगी, जो कि कितने की है मेरा बच्चा 6491। ठीक है, और फिर हमने कह दिया कि सर हमारे पास ट्रेड एंड अदर पेबल के अंदर हमारे पास उसके आगे तो टोटल हमने क्या 41,993 से हो गया। इसके लर्निंग आउटकम्स भी लिखे हुए, डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल एंड विद लॉस ऑफ कंट्रोल इन सिंगल क्वेश्चन, एक ही सवाल में हो रहा है। सही है। फिर हमने कह दिया 20% कंट्रोल लॉस्ट इन सब्सिडी मींस 20/80%, ये ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ सब्सिडरी केस कंप्यूटेशन ऑफ रिटेन ओपनिंग रिटेन अर्निंग थ्रू नेगेटिव गुडविल। 2 मिनट के लिए सवाल को अगर हम समराइज करें सर, अच्छा सवाल था, विंटर 2007 का था। डिफरेंट
इसके अंदर जो है ना चीजें हमारे सामने एनालाइज हुई, ये सारी वर्किंग्स आपके सामने, अगर आप एक साथ पूरा सवाल देखना चाहें तो। चलें सर, तो ये बेसिकली हमने अपने पार्ट पढ़ा। अभी रिसेंट अटेम्प्ट के एक दो सवाल बाकी हैं। स्टेप एक्विजिशन वाली कहानी खत्म की बैलेंस शीट के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स ग्रुप? डी शेप ग्रुप भी कहते हैं इसको। सब कॉम्प्लेक्स ग्रुप ये होता है कि पेरेंट सब्सिडरी मिलजुल कर किसी एक और कंपनी के ऊपर अपनी होल्डिंग स्टेब्लिश कर दें, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, ये आपके सामने एक एग्जांपल है डी शेप ग्रुप की। इसमें क्या हो रहा है, ए की बी में कितनी होल्डिंग है? 60%। ए की सी में कितनी है? 16%। टोटल होल्डिंग कितनी हो गई? टोटल होल्डिंग हो गई सर ये, ए की बी में 60 और उसके 16% ये हुई, और बी की सी में 40% है। तो हमने कह दिया कि सर देखा जाए तो ए 16% अपना वोटिंग शेयर इस्तेमाल करेगा, 40% बी का। तो ए के पास वैसे देखा जाए 56% का कंट्रोल है। लेकिन अगर अफेक्टिव होल्डिंग देखेंगे, अफेक्टिव होल्डिंग देखेंगे तो ए की डायरेक्ट 16 है, बी की सी में 40 है। तो 40% का अगर हम डालें, हमने कहा अगर हम 40% का वो डाल देते हैं यहाँ पे कि 40% का 60% डालें, तो ये इसकी बनती है 24। तो 40% बनेगी वैसे देखा जाए तो होल्डिंग। लेकिन अफेक्टिव होल्डिंग 40% है, लेकिन कंट्रोल के लिए 56% होल्डिंग है। क्यों सर? 16 प्लस 40, 56% वोटिंग राइट है। मतलब भाई देखे ना, ए बी को बोलेगा और ए के पास 60% वोटिंग राइट है कि तुम सी के मीटिंग में ये बात करो, तो बी मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि ए कंट्रोल एस्टेब्लिश कंट्रोल रखता है बी के ऊपर 60% की वजह से। सही है। और ये 16% तो अपनी डायरेक्ट है। तो देखा जाए तो 56% वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन जब हम वर्किंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास अफेक्टिव होल्डिंग कितनी है? अपनी 40%, ठीक है। वर्किंग के लिए एनसीआई हो जाएगी 60% इसके केस में। तो ये भी एक तरह से एक केस बन रहा है कि 60% के साथ भी एनसीआई, ठीक है। तो फॉर एस्टेब्लिशिंग पेरेंट सब्सिडी रिलेशन कंसिडर ग्रॉस होल्डिंग, फॉर वर्किंग्स कंसिडर नेट होल्डिंग। वर्किंग के लिए नेट होल्डिंग और पेरेंट सब्सिडी के रिलेशनशिप के लिए क्या करनी है? हमें ग्रॉस होल्डिंग को कंसिडर करना है, ठीक है सर। तो आए अब एक और सवाल करने लगे हैं हम यहां पर। पेज नंबर कौन सा है हमारी बुक का? 318। ट्रेलर। सवाल पढ़ते हैं हम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इन रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 1 जून 2011 को ट्रेलर ने अक्वायर कर लिया है 14% ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ कॉलर for a cash consideration of 260 million, and Park acquired 70% of the equity interest of Collar for a cash consideration of 1270 million. At 1 June 11, the identifiable net assets of Collar had a fair value of 990 million. Retained earnings were 190 million and the other component of the equity were 52 million. ठीक है भाई, 260 था, 70% ये आया, 1270 पर 990 मिलियन था। एट 1 जून आइडेंटिफाइड कॉलर हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1150, रिटेन अर्निंग 240 और अदर कॉमन 70 के एक्सेस इज ड्यू टू नॉन डेप्रिशिएबल लैंड। सो स्वीट। और कहता था फेयर वैल्यू 14% होल्डिंग ऑफ ट्रेलर इन कॉलर व्हिच वाज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाज 280 मिलियन एट 31 मई एंड 310 मिलियन एट द fair value of Park's interest is called collar had been not changed since acquisition। अब सर समझे यहाँ पे हो क्या रहा है? ट्रेलर, ट्रेलर सर हमने कहा पप्पा है ट्रेलर, सही है ना। पार्क सब्सिडरी और कॉलर भी अब सब्सिडी है। तो हमने कहा ट्रेलर ने 14% जो है कॉलर में अक्वायर किया है डायरेक्टली, और 70% पार्क ने अक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो देखा जाए तो 84% होल्डिंग हमारे पास है, सही है। फिर हम कह रहे हैं लेकिन अफेक्टिव होल्डिंग कितनी है, उस पे आएंगे, ठीक है। फिर हमने कह दिया जब कॉलर, जब हम कंसिडरेशन करेंगे उस हिसाब से हम देखेंगे क्या है। बाकी अदर कॉम्पोनेंट बता दें।
और हमने कह दिया 1 जून 12 को अब सुनिएगा सर। अच्छा यहाँ पर एक शर्त ये भी है कि 1 जून 11 को हमने ये एक्वायर किया है, ठीक है, इसको, और बाद में हमने 1 जून 12 को पार्क को एक्वायर किया, मतलब पहले हमने सिर्फ कॉलर को अक्वायर किया था। पार्क अ पब्लिक कंपनी, द परचेज कंसर्न कंप्राइज ऑफ कैश ऑफ 1250। 1 जून 12 को फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट वाज 1950 एंड रिटेन अर्निंग ऑफ पार्क वर 650 million and other components of equity were 55. Excess in fair value is due to non-depreciable land. It is group policy to measure the non-controlling interest at acquisition. It is proportionate share of the fair value of the identifiable net asset. फिर कह रहे हैं Goodwill of the park and collar was impaired, tested for 31 May 2013. There was no impairment relating to collar. The recoverable amount of the net assets of the park was 2088 million. There was no impairment of the net assets of park before this date, and any impairment loss has been determined to relate to goodwill and PPE. इसने कह दिया भैया आ जाते हैं नेट एसेट्स में कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो हमने कह दिया गुडविल में। ट्रेलर ने लोन दिया है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू फैसिलिटीज। लोन वाज मेड एंड रिपेबल ऑन मेच्योरिटी। अच्छा ये भी वही है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, ठीक है ना, फाइनेंशियल एसेट है। फिर ऑफिस अकोमोडेशन है 90 की। फिर हमने कह दिया प्रॉपर्टी जो है स्लम्प हो गई, फेयर वैल्यू इतने की है। और हमने कह दिया द मार्केट रिकवर्ड अनएक्सपेक्टेडली क्विकली है। सर ये भी वो सारे एडजस्टमेंट है, फिर हम इसको भी आएंगे। और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है, लेकिन इसको अभी हमने इग्नोर किया। इसको हमने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वही बात है IS 19 का है, बल्कि नहीं, हमने इसको रीस्ट्रक्चरिंग को कर लिया हमने 17 एडजस्टमेंट नंबर 7 को हमने इग्नोर करेंगे हम इस सवाल में। तो सर ये 35 नंबर का सवाल है, इसमें जो देखें मेन चीज है ना उसको हमें समझना है। इसके अंदर जो मेन चीज है उसको जरा अभी हमें समझना है, और वो समझना हमें इसको ऐसे है, इसके अंदर की जो मेन चीज को वो भाई के हमें देखना है कि यार एक्चुअल होल्डिंग क्या है, ठीक है ना। एक्चुअल होल्डिंग क्या है, तो हमने कह दिया कि ये ट्रेलर है, हम लिख भी लेते हैं TL, पार्क और कॉलर। ये इसमें 14% जो है कंट्रोल करता है, ये इसमें 70% कंट्रोल करता है, और इसकी इसमें 60% होल्डिंग है, ठीक है जी। तो अगर हम देखें ऐसा ही है ना सर, हाँ, तो अब अगर आप देखें तो हमने कहा कॉलर जो है उसकी ग्रॉस होल्डिंग हो जाएगी 14% प्लस, प्लस कितना 70 इंटू 60%, 42%, 56% के आसपास, ठीक है जी। तो हमने कहते हैं ग्रॉस होल्डिंग हो जाएगी 56 के आसपास, लेकिन और ग्रॉस क्या नेट अफेक्टिव होल्डिंग 56 होगी, लेकिन उसके हिसाब से हम देखें तो ये हो जाएगी आपकी 84%, है ना सर। तो आ जाए हम देख भी लेते हैं। अब हम आते हैं इस सवाल को, आप लोग एक दफा अच्छे से करें, पढ़ें, और हम इसको 2 मिनट में फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 मिनट में आप लोग करें। सबसे पहले काम करें पार्क की सोना बना लें, वो ज्यादा आसान है। इजी थिंग्स फर्स्ट मेरा बच्चा। चले मेरा बच्चा, सोना बनाने पे आ गए आप लोग, तो हम आए और हमने कहा अगर आपने पार्क की बना ली सोना तो आ जाएं, हम देख लेते हैं क्या है। ये चीज समझ में आ गई, डायरेक्ट होल्डिंग ग्रॉस इतनी 84, इनडायरेक्ट और ये मिला के 56 है, ठीक है। अब आ जाते हैं सोना, पास से होना तो बनानी है सोना। शेयर कैपिटल पार्क का है 1210, है ना जी, तो हमने कह दिया 1210, चलो भैया। ठीक है, रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट की, रिपोर्टिंग डेट की उसने हमें दे दी है, कितनी है रिटेन अर्निंग 930, और अदर रिजर्व भी दे दिए हैं 80, है ना जी, पार्क के। अब आ जाते हैं कि हमारे पास
एक्विजिशन डेट ऑफ पे पार्क की रिटेन अर्निंग कितनी थी, ठीक है ना सर, 650। उसने बता दिया कि भैया 650 थी, ठीक है। ओहो, तो हमने कह दिया कि सर एक्विजिशन डेट पे 650 थी, और हमने कह दिया रिजर्व कितने थे वो भी बता दिया, अदर कॉमन इक्विटी थे 55, ठीक है। और फिर उसने हमें ये भी बता दिया कि इसके टोटल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू इतनी की थी, और जो डिफरेंस था वो नॉन डेप्रिशिएबल लैंड का था, है ना सर। तो हमने ये भी कह दिया कि भैया ये आ गया डिफरेंस 35 का, तो इसकी पार्ट तो हो गया। इसी वाले की अच्छी बात यही है ना कि वो जो है सर बड़ा वो करता है, इंसान के बच्चों की तरह सवाल पूछता है, ठीक है। अब आजान सर कितने में खरीदी थी हमने, 1250 की ना, इतने में ही आ रही है बैलेंस शीट में भी, यस 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 यस, 1250 की। गुडविल का कौन सा मेथड है, प्रोपोर्शनेट है, कैसे पता सर, दिया हुआ होगा उसने, है ना, कहीं तो लिखा हुआ होगा। हाँ, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ थी। तो सर गुडविल कितनी आ गई, 80 की आ गई हमारी गुडविल, 80 की हमारी आ गई गुडविल। कितने की गुडविल आ गई भाई, 80 की गुडविल आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं सर एनसीआई पे, आते हैं इसकी। एक्विजिशन डेट पे 70, पोस्ट एक्विजिशन 122 का शेयर मिल गया उसको, है ना सर। और अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली वो भी ले सकते हैं, सही है, 902। अब वो हमें क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ पार्क वाज 2088 मिलियन, सही है ना। और इसने कह दिया है नेट एसेट्स में कोई वो उसके बदले नहीं आई थी, और कोई भी होगा वो पीपी और गुडविल में जाएगा, मतलब गुडविल पहले उड़ेगी और इसके बाद कोई होगा तो पीपी। अब आ जाते हैं ना सर, तो 902 हो गई। अब हमने कह दिया सर इसकी रिकवरेबल इंपेयरमेंट की हम टेस्टिंग कर लेते हैं, इंपेयरमेंट की वर्किंग करते हैं सबसे पहले। आ जाए ये देखते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट हमने कहां से उठाई सर, ये 2225 रिपोर्टिंग डेट पे, सही है। गुडविल 80 की थी, ठीक है। गुडविल वही बात, नॉशनल गुडविल का कॉन्सेप्ट सर, ये जो गुडविल थी ना, ये रिकॉग्नाइज थी ये। तो जो इसकी अनरिकॉग्नाइज होगी, सही है, वो हो गई आपकी 53, कि अगर ये 80% जो है गुडविल है ये, क्योंकि प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है, फुल होता तो हमें कोई मसला ही नहीं होता यहाँ पे, है ना सर। तो हमने कहा जो ये 80% है, अगर तो ये हमारा 80 जो है गुडविल, ये 60% है, तो हमने कह दिया 40% क्या होगी, जो टोटल इतना आ गया, उसने हमें रिकवरेबल अमाउंट बता दिया कितना हो गया सर ये। अब इंपेयरमेंट आ गई 300 की, अब इंपेयरमेंट की एलोकेशन कैसे करनी है उसकी वर्किंग देख लें, सही है सर। टोटल इंपेयरमेंट 300 की आई। F4 पे आते हैं, ट्रेलर की गुडविल इतनी, एनसीआई की इतनी, पीपी इतना, इतना ही है ना। तो अब आ जाते हैं, हमने कह दिया कि सर सबसे पहले गुडविल उड़ेगी, सबसे पहले हमें पता है गुडविल। अब हमने कहा गुडविल उड़ी, ट्रेलर की गई, अनरिकॉग्नाइज थी वो भी गई, 167 का इम्पैक्ट आ गया किसके ऊपर, पीपी के ऊपर, है ना सर। अब ये जो पीपी की इम्पेयरमेंट है, तो हमने कह दिया कि सर इसको हम चाहते तो हम यहाँ पर सोना में भी शो कर सकते थे, लेकिन हमने सोना में आसानी के लिए शो नहीं किया, हमने इसको अलग से सीआरई में भी लेकर जाने और यहाँ पर भी। तो हमने कह दिया इसको इसका हिस्सा मिलेगा भैया, कि अगर पीपी की 167 की टोटल इंपेयरमेंट आ रही है, तो एनसीआई को उसका 66 का हिस्सा मिलेगा। तो एनसीआई हमारे पास बचेगा कितने का, 835 का। कितने का बचेगा सर, 835 का। तो ये बेसिकली हमने कह दिया इसकी इंपेयरमेंट की वर्किंग आ गई, ठीक है। गुडविल जीरो हो गई, अनरिकॉग्नाइज भी, और हमने कहा सर इसी का इंपैक्ट हम सीआरई में भी अगर डालना चाहें, तो पेरेंट की गिवन है F4, अदर रिजर्व, इंपेयरमेंट का हिस्सा आ गया, इंपेयरमेंट ऑफ पीपी 167 में से अगर 66.8 उसका है तो 100.2 उसका है। इसके अलावा पोस्ट एक्विजिशन पार्क हमने कह दिया 305 में से 60% हमारा है, ठीक है। तो ये तो हमने सर पार्क की नॉर्मल काम कर लिए, पार्क को हमने पार्क कर दिया, क्लियर है सर। तो इसमें एक इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट देख लें फिर से, इसके अंदर टेस्ट हो गया नॉशनल वाला। अब आगे आते हैं कॉलर पे, कॉलर 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 के ऊपर आएंगे। कॉलर के ऊपर सबसे पहले तो हमने कहा कि हमारी वो सब्सिडी कब बनेगी, वो भी बनेगी 1 जून 2012 को। कैसे पता सर, क्योंकि सर देखें 1 जून 11 को तो हमने अपना 40% एक्वायर किया था, है ना, 14%, ठीक है।
1 जून 11 को हमने अपना 14% अक्वायर किया था, और इसके अंदर कॉलर के अंदर है ना। अब आ जाए, अब हमने कह दिया आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू 990 थी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि भैया कॉलर के केस में ये हमारी सब्सिडरी कब बनी, पेरेंट की, ठीक है। ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट ने क्योंकि इसको अक्वायर किया है 1 जून 12 पे पार्क को, तो इसकी सब्सिडी ये 1 जून 11 को नहीं बढ़ेगी, बेशक पार्क ने पहले अक्वायर किया हुआ, ठीक है ना। हमारी सब्सिडी बनेगी 1 जून 12 को, ठीक है ना। तो हमने क्या, हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो 1 जून 12 वाली होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने कह दिया सर देखें, शेयर कैपिटल तो 800 का ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है। 800, रिटेन अर्निंग 350 और 95, ठीक है। फिर हम कह देते हैं फिर से हमें बता दिया है कि 1 जून 12 में, देखें इसने हमें ये बता दिया 800 395, फिर बता रहा है हमें 1 जून 12 को आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ कॉलर। अब देखना ये जानबूझ के इसने 1 जून 12 की डेट दी, इसने 1 जून 11 को नहीं बताया उसकी बाकी चीजें कितनी थी क्या थी, हालांकि बता, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताई। 11 की भी बता दी, 12 की भी। अब ये आईसीसीआई का सवाल था, आईकेप का सवाल होता ना, यकीन मानो आईकेप ये डेटा देता, फिर तुम्हें कह देता कि 11 से 12 में इसने इतना कमाया। ये इसी वाले ने सब कुछ अलग करके बता दिया कि बोला भैया देखो 11 में इतना था, 12 के अंदर 1150 उसकी टोटल वैल्यू है, रिटेन अर्निंग 240 की थी, हमने कह दिया ठीक है। अदर रिजर्व 70 के थे, उसने बता दिया, हमने कहा ये भी सही है। और एक्सेस जो था वो लैंड का था, तो हमने यही बैलेंसिंग फिगर निकाली। 540 बैलेंसिंग फिगर है, टोटल हमें उसने उन्होंने बता दिया था, तो हमने कह दिया ये आ गया 135, 1285, 1150 और 135, ठीक है। ये बन गई कॉलर की हमारे पास वो। अब याद रखिएगा कि हमें 56% के हिसाब से वर्किंग करनी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट, अब सर ऐसा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि सर एनसीआर एडजस्टमेंट के ऊपर मैं आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले हमने कहा कि सर ये एक तरह से स्टेप एक्विजिशन तो है। देखे ना, मैंने 11 जून 11 को 14% अक्वायर किया हुआ था, उस टाइम पे मेरी सब्सिडी नहीं थी। फिर मैंने एक और कंपनी को अक्वायर किया, और उसके पास भी स्कॉलर की, मैंने पार्क को अक्वायर किया, मैं ट्रेलर हूं, मेरी 14% पे ये एसोसिएट बल्कि IFRS 9 की इन्वेस्टमेंट थी, सही है। फिर मैंने एक और कंपनी को जब अक्वायर किया, उसने ऑलरेडी इसके 70% शेयर लिए हुए थे, तो अब ये मेरी सब्सिडरी बन गई। तो एक तरह से ये स्टेप एक्विजिशन हो गया कि IFRS 9 से एकदम से मैंने उसको फिर अपनी सब्सिडरी बना लिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट। सवाल में उसने हमें गिवन है कि भैया इस दिन, जिस दिन जो है ना हम इसको सब्सिडी बनाने जा रहे हैं, तो उस दिन हमारे पास जो है ना इसकी फेयर वैल्यू थ्रू पीनल में ओल्ड इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी थी, 280। जबकि याद रखिएगा हमने इसको खरीदा कितने में था, 260 में, है ना सर। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर गेन आया होगा, है ना। आए ये भी देख लेते हैं, स्टैंड अलोन गेन आ गया होगा इसके ऊपर। कैसे आया सर ये हमने कहा, हमने ये इसके लिए ये वर्किंग, चलिए हमने कहा इसके ऊपर हम, बल्कि हमें थोड़ा देर से आना पड़ेगा, इट्स जल्दी हो जाएगा स्टैंड अलोन के अंदर उसके ऊपर, क्योंकि अभी हम फॉर द ईयर पे उस पर आ जाएंगे, तो आ जाए। हम आए, हमने कह दिया कि सर ये वर्किंग स्टेप एक्विजिशन की वर्किंग करना है, हमने कह दिया 280 थी। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में हमारी जो उसकी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, 1270, है ना। कि भाई अब अगर मैं अगर अगर उसके में निकालनी है स्टेप एक्विजिशन के तरीके से गुडविल कितनी आई है, तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट इतनी थी, नई इन्वेस्टमेंट जो है वो 1270 की फिगर सर कहाँ से आई, बिल्कुल स्टेप एक्विजिशन फिर से आ गया। देखें पार्क की बुक में कितनी है, 1270, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 644, 644 की फिगर कहाँ से आई सर, ये यहाँ से आई कि भैया हमारा 56% है किसके ऊपर, 1150 पे। अब आ जाते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस कॉन्सेप्ट को जरा सब बच्चों ने बहुत अच्छे से समझना है। आए सर आए, अब हम बताते हैं इसको।
हाय 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 हाय। सर देखें, अब कॉलर ना हमारी डायरेक्ट सब्सिडरी नहीं है। कॉलर जो है वो हमारी इनडायरेक्ट सब्सिडरी है। कॉलर जो है वो हमारी क्या है सर? इनडायरेक्ट सब्सिडरी है ना सर? तो इसका मतलब ये है कि यार ये जो फिगर मैंने ली है, कौन सी फिगर? 1270 पूरी ले ली ना भाई, ये पूरी मेरी नहीं है। ये जब पेरेंट में ट्रेलर के तौर पे देखूं तो इसका सिर्फ और सिर्फ 60% मेरा है ना सर? लेकिन मैंने कंप्यूटेशन के लिए इसको पूरा ले लिया 1270, लेकिन फिर मुझे इसकी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट क्या होगी सर? वो एडजस्टमेंट ये होगी कि इसमें से जो 40% किसी और का है ना, वो मुझे हटा देना है। और मैं कहूंगा ये एनसीआई की एडजस्टमेंट है गुडविल की, कि भैया ये 1270 की मैंने उसकी बैलेंस शीट से पूरी उठाई, लेकिन इसमें से मेरा हिस्सा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 40%, 60% अपना सही ना, क्योंकि जो पार्क में ट्रेलर कहता है 60% मेरा है, 40% किसी और का है। तो ये 1270 के पूरे पे मेरा हक नहीं है, मेरा हक है सिर्फ और सिर्फ उसके 60% पे। तो मैंने इसीलिए जो 40% किसी और का था उसको माइनस कर दिया, तो ये हो गया 398। अब ये इनडायरेक्ट सब्सिडी के केस में याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है जी। कुछ काम नहीं, नहीं ले जाए। सही है सर? क्लियर है मेरा बच्चा? बड़े आगे। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं सर, ये 398 वाली फिगर समझने में याद रखिएगा हमेशा। वो एडजस्टमेंट आएगी कि जो ये बैलेंस शीट के अंदर हमने 1270 पूरा उठा के डाल दिया अपने वर्किंग के अंदर गुडविल में, कि भाई फेयरवेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी है हमारी सब्सिडी की, उसमें जो किसी और का हिस्सा है उसको हमें अलग करना है। सही है सर? अब आ जाए, अब आ जाते हैं हम एनसीए कॉलर रिपोर्टिंग डेट। अब हमने देखें यहाँ पर उठाया पूरे का पूरा भैया, जो रिपोर्टिंग डेट पे उसका बन रहा है वो उठाया। अब आप देखेंगे तो हमने यही एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट यहां पर भी लिया। हमने कहा कि भैया देखो एनसीआई, हमने तुम्हें बिल्कुल ही अलग रखा है। हमने सब्सिडरी के अंदर, सब्सिडरी के अंदर हमने रिपोर्टिंग डेट पे तुम्हारे टोटल वो जो तुम्हारा बनता है ऐसा वो लिया, लेकिन क्योंकि हमने गुडविल निकालते हुए तुम्हें बिल्कुल ही अलग कर दिया था कि तुम, क्योंकि हमारी तुम्हारे अंदर पूरी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हमने क्या उसका एक रेसिप्रोकल दूसरी एडजस्टमेंट क्या आ जाएगी? एक तरफ हमने कहा हम इसकी वजह से अपनी गुडविल कम कर देंगे, तो एक तरफ तो हमने कह दिया गुडविल हमारी क्रेडिट हो जाएगी, तो दूसरी तरफ एनसीआई डेबिट होगा। सही है सर? तो दूसरी तरफ क्या डेबिट होगा? एनसीआई डेबिट होगा। एक मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी अयाज भाई। नहीं खिड़की। हाँ तो नहीं, वो तो पीछे से आना चाहिए ना, वो तो पीछे से आना चाहिए। ये करवा लें, या तो आप ये जीशान से बात कर लें, जीशान और हसीब। नहीं तो जीशान और हसीब अगर एक तार की वजह से थोड़ी सी खुली रह रही है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अयाज भाई, अयाज भाई मैं भी क्लास में हूँ, आप इसको ना जीशान से बात करा दें, या तो इसको संडे को करें, संडे को, ठीक है? ओके। हाँ जी सॉरी। चलिए मेरा बच्चा, 57.4। तो हमने कहा बेसिकली सर ये जो एडजस्टमेंट होती है ना हमारी, ये वाली जो एडजस्टमेंट है हमारी, इसके अंदर जो है हमने कह दिया सर इसका जो इम्पैक्ट जाता है वो उसका इम्पैक्ट जाता यूं है कि गुडविल और उसके अगेंस्ट ये एडजस्टमेंट हमारी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है? चलें सर, अब आ जाते हैं सर हम, अब हम आ जाते हैं ये बेसिकली इस एडजस्टमेंट की, ये एक नोशनल एडजस्टमेंट कहते हैं कि इसका हम एनसीआई को गुडविल में यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, अपने पास से गुडविल में से भी उसका हिस्सा निकाल देते हैं, और दूसरा उसका एनसीआई को हम कम भी कर देते हैं। तो इसकी एंट्री बेसिकली ये बन जाती है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एनसीआई डेबिट गुडविल रिलेटेड टू एनसीआई क्रेडिट। ये तब होगा जब इनडायरेक्ट सब्सिडरी होगी। सही है? जब तब होगा जब इनडायरेक्ट सब्सिडरी होगी, इसके अलावा ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है?
इस एडजस्टमेंट को दिमाग में रखना है, ये एक अलग एडजस्टमेंट है। अब आ जाए सर, अब हमने कहा सर अगर हम इसके इंपैक्ट डालना शुरू करें, इंडिविजुअल बुक्स के हिसाब से कॉलर का क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट गेन बाद में कितना आया क्या आया, तो आए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इनिशियली 260 की थी, फिर हमने इंडिविजुअल बुक्स में गेन रिकॉर्ड किया होगा 20 का, ठीक है। फिर हमने कहा अगले साल सवाल में अगर आप देखें तो हमने उस समय बता दिया कि एक साल 280 की थी, अगले साल 310 की थी, तो टोटल हमने 260 की ली थी, तो हमने उसके ऊपर 50 का गेन रिकॉर्ड कर लिया होगा, है ना, 20 का 30 का। तो फिर अब हमने कहा हम कंसोलिडेशन में इस गेन को रिवर्स करेंगे 50 को, तो ये जो बेसिकली एडजस्टमेंट गई इससे रिलेटेड जो 50 की थी, मैंने कहा था ये बाद में देखते हैं, तो ये 2 सालों का गेन था, ये हमने रिवर्स किया। स्टेप एक्विजिशन में हमें गेन आया, और वो गेन कितना आया, 20 का। 20 का गेन सर कैसे आया स्टेप एक्विजिशन में, ये रहा 280। हमने जो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 280 की ली पुरानी वाली, तो उसमें से जो 260 की उसमें थी वो हमने माइनस की। तो आप देखें जो 280 की फिगर हमने यहां से उठाई है, तो इसमें से 280 में से 260 को माइनस की, सही 20 को माइनस किया तो 20 का गेन आ गया। फिर आ जाते हैं सर पोस्ट एक्विजिशन गेन कॉलर के केस में। अब कॉलर के केस में पोस्ट एक्विजिशन सिंपल है सर। कैसे सिंपल है, हमने कह दिया कि सर 61.6 जो टोटल हमने कहा कॉलर ने कमाया है, सही है, कितना कमाया सर, वो 110, उसका 56% हमारा है, ठीक है। फिर ओसीआई का भी इसका इम्पैक्ट चले जाएगा। अगर आप ओसीआई का इम्पैक्ट अगर हम इसका देखें, तो हमने कह दिया कि 14 का इसका ओसीआई का इम्पैक्ट है, पार्क का भी आ गया, सही है सर। फिर ये हमने कह दिया कि सर हमारे पास हो गई इनकी नॉर्मल एडजस्टमेंट, सही है। इंडिविजुअल बुक्स में हमने क्या कर दिया, सब कर दिया। अब हम आ जाएंगे सर बाकी एडजस्टमेंट्स की तरफ। उनमें सबसे पहले एक एडजस्टमेंट आ रही है हमारी, जिन बच्चों ने ये हमारा IFRS 9 कर लिया है उनको ये समझ में आ जाएगी। ट्रेलर हैड मेन 50 million लोन टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ न्यू फैसिलिटीज, ठीक है। लोन एक जनवरी जून 2012 को दिया गया और इज रीपेबल था ऑन मेच्योरिटी इन 3 years. Interest is to be charged 1 year in arrears 3%, but trailer assessed that an unsubscribed rate for such a loan would be 6%, मतलब reduced rate लोन दिए। ट्रेलर recorded a financial asset at 50 million and reduced this by interest received in the year. The loss allowance has been correctly deal with, मतलब ये कह रहा है कि भैया आपने लॉस अलाउंस और ECL वगैरह सब कुछ सही कर लिया, लेकिन अब ये एडजस्टमेंट अगर आप गौर से देखें तो थोड़ी सी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, फिर भी कोशिश करते हैं हम इसमें समझाएं। आए चलें सर। अब हमने कहा कि देखें जब भी लोन वगैरह होता है ना, तो हमने कहा इसमें जो एक्चुअल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू हम लोन की निकालते हैं, और इसकी वही फेयर वैल्यू होती है। और वो फेयर वैल्यू कैसे होती है, आए वो भी हम देख लें। तो हमने कह दिया पहले साल 1.5 हमें मिलेगा, तो उस 1.5 की पहले साल की जो है ना फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मतलब 50 का 3%, ठीक है ना। वो हमने देखें प्रेजेंट वैल्यू निकलती कैसी है कि जो एक्चुअल कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं या पे करने वाले हैं उनको लें। तो हमने कहा 50 का 3%, 1.5 1.5 1/3 हमें मिलेंगे इंटरेस्ट, तो ये एक्चुअल कैश फ्लोज है इंटरेस्ट के। और फिर बाद में प्रिंसिपल भी मिलेगा, ये भी एक्चुअल। तो ये आ गए हमारे पास टोटल एक्चुअल ग्रॉस कैश फ्लोज इतने हैं, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि यार प्रेजेंट वैल्यू जो है ना ये कितनी है, ये हमने कह दिया 1.42 की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई पहले साल में, सही है। दूसरे साल में 6%, अब हमें जिसको डिस्काउंट करने के लिए मार्केट रेट पे ले रहे हैं जो कि अनसब्सक्राइब रेट है, ठीक है। और तीसरे साल में 43, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई 46 की। जबकि हमारी बुक में ये लोन कितने पे रिकॉर्डेड है, उसने बता दिया कि 50 पे हमने रिकॉर्ड किया था फाइनेंशियल एसेट को, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द ईयर्स हमने वो कर लिया। तो अब अगर आप देखें तो हमने कह दिया कि सर ये जो इंटरेस्ट वाली कहानी है उसकी एंट्री हमने बनाई है 50 की, बननी ये चाहिए थी 50 × 46, और पीएनएल में 4 चले जाता कि हमने कहता इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो 4 का हमारा लोन हो गया, बैंक से 50 गए, 46 का एसेट है और 4 का हमने पीएनएल में चार्ज करना था, ठीक है। तो हमने कह दिया कि सर ये बेसिकली इनिशियल रिकॉग्निशन पे ये आना चाहिए था। और फिर ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना ये कैसे आई,
ये ऐसे आएगी कि सर इसके ऊपर IFRS 9 के हिसाब से अब इस 46 के ऊपर हम 6% अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको बचपन का थोड़ी सी रिकॉल कराऊं, एक तरह से आप समझें कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली ट्रीटमेंट समझ लेंगे। भाई 50 की जगह तुम्हें 46 में लोन रिड्यूस करना है, फिर वो जो 4 का ये डिस्काउंट जो जो इनिशियल लेकिन लॉस आया है ना, ये आहिस्ते आहिस्ते अमोर्टाइज होता जाएगा इंटरेस्ट इनकम की सूरत में। तो जो एक्चुअल 1.5 की आ रही थी, तो ये 2.76 रिकॉर्ड इसी के लिए करवा रहा है कि ये जो 4 है ना, इसका एक हिस्सा यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहा है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते अमोर्टाइज होकर ये पोर्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये IFRS 9 में आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे से जिन्होंने कर लिए समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट जो डिफरेंस आएगा प्रेजेंट वैल्यू और फेयर और जो एक्चुअल अमाउंट का, वो PNL में लॉस के तौर पे गया अगर इंटरेस्ट फ्री या सब्सिडाइज रेट लोन हो। और फिर हमने कह दिया कि बाद में वो इंटरेस्ट इनकम के थ्रू रिकूप हो जाता है। फिर आ जाते हैं रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट पे। ट्रेलर acquired office accommodation at a cost of 90 million with a 30-year life. During the year, the property market in the area slummed and the fair value of the house fell to 75. ठीक है जी। फिर कह रहा है at 31 May and this was referring to FS. However, the market recovered quickly due to announcement of the major government investment areas transport. तो 31 मई 13 को क्या हो गया सर? 31 मई 13 को वैल्यू जो है वो एक ट्रेलर की हमने कह दिया 105 हो गई। ट्रेलर ने डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड कर ली थी बट अपर डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं लिया था। और क्या बात है सर, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। बचपन पे आपने कहा सर मेरी इसकी कॉस्ट कितनी थी? 90, 30 साल की लाइफ थी तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई इतनी 87 की, फेयर वैल्यू 75 हो गई, 12 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया आपने। ठीक है, और ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है तो इसका कुछ नहीं करना। फिर इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 2.59 की, सही है, डेप्रिसिएशन भी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब फेयर वैल्यू, अब हमने कहा 72 का था और 105, तो फेयर वैल्यू गेन आ गया कितने का सर? 32.59 का। अब आपको पता है पिछले सालों में लॉस आया है और इस साल में गेन आया है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो कैसे होती है इसका भी आपको अंदाजा है, कैसे होगी सर? इसकी अगर हम एंट्री बनाना चाहें, हमने क्या इसकी एंट्री बनाई हुई है, देख लेते हैं। हाँ, इसकी एंट्री अगर हम बनाना चाहें मेरा बच्चा, तो ये देखें PP 32.59 से होगा, सही है, क्योंकि भाई 72 की चीज अब 105 पे। लेकिन PNL में 12 की चमाट लगी थी, लेकिन फिर उस 12 में से हमने कहा कुछ की इंक्रीमेंटल कुछ डेप्रिसिएशन की वजह से रिवर्स भी हो गया है ना, कि 12 डिवाइडेड बाई 29 ईयर्स। ये आपको नहीं, बचपन में हम करते थे कि भाई जितना जो है ना PNL को डेबिट किया है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन भी कम हो जाती है तो उसका बेनिफिट भी मिलता है, तो नेट ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन बेनिफिट करते हैं, तो ये आ गया। और फिर हमने कह दिया कि 21 रीवैल्यूएशन रिजर्व में, मतलब OCI में जाएगा। तो अगर आप ये देखें तो इसकी वजह से ये इंपैक्ट आ गया। ये 11 पॉइंट समथिंग, ये 12 नहीं समझिएगा, ठीक है। तो सर इजी एडजस्टमेंट थी। फिर आ जाते हैं रीस्ट्रक्चरिंग IS 37। दो प्लान मौजूद होना चाहिए और अनाउंसमेंट या इंप्लीमेंटेशन बिफोर रिपोर्टिंग डेट, तो रिकॉर्ड करेंगे और वो खर्चे इसमें आएंगे जिनका ताल्लुक खास रीस्ट्रक्चरिंग से और आम हालात में ना होते हो। तो आ जाते हैं, कह रहे Trailer has announced two major restructuring plans. The first plan is to reduce its capacity by the closure of some of its smaller factories, which have already been identified. This will lead to the redundancy of 500 employees who have all individually been selected and communicated with. The cost of this plan are 9 million in redundancy cost, 4 million in retraining cost and 5 restructure आएगा। वो खर्च रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बनते हैं जो खास रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से और आम हालात में फायदे ना दे। जैसे एग्जांपल, गोल्डन हैंडशेक खास रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आम हालात में नहीं हो, लेकिन प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी आम हालात में भी कंपनी देती है और फ्यूचर में भी फायदा ना दे। जैसे हमने कह दिया कि रीट्रेनिंग कॉस्ट फ्यूचर में फायदा देगी, तो वो भी नहीं आएगा। तो दो खर्चे तरह ही खर्चे आते हैं, खास रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से और फ्यूचर में फायदा ना दे, खास रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से और फ्यूचर में फायदा ना दे। तो हमने कह दिया सर इसमें हमारे पास आ जाते हैं ये रिडंडेंसी कॉस्ट और लीज टर्मिनेशन कॉस्ट। रीट्रेनिंग नहीं आती क्योंकि ये फ्यूचर में फायदा देगी, है ना। तो रीस्ट्रक्चरिंग की जो पहली कॉस्ट है वो आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ है, 9 + 5, है ना सर, 14। ये प्रोविजन बन जाएगी, इसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी,
Plan is to reorganize the finance and technology department over a 1 year period, but it does not commence for 2 years. The plan results in 20% of staff losing their jobs during the restructuring. The cost of this plan are 10 million in redundancy cost, 6 in retraining, 7 in equipment, lease termination. नो एंट्रीज हैव बीन मेड। सर इसमें भी वो बिल्कुल सेम ही कहानी है कि हम कौन सी कॉस्ट लेंगे 10+7 और लीड ट्रेनिंग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कह दिया कि सर हमारा हो गया सारी इसकी एडजस्टमेंट हो गई। आखिरी एडजस्टमेंट को हमने छोड़ दिया जान करके, हमने कहा हमें वो नहीं करनी भाई। ठीक है, हाँ रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन आएंगी, ये बात हमें दिमाग में रखनी है। और हमने कह दिया कि सर अगर हम इसकी अब बैलेंस शीट पे जाएं तो इसकी अगर हम पीपीई पे जाएं तो पीपी में अगर हम एडजस्टमेंट्स का समंदर देखें तो पहले तो तीन कंपनियों की पीपी आ गई। सही है, इसके बाद आप देखें 35+40 की एडजस्टमेंट आई जो कि हमारे पास थी। और फिर हमने कहा सर इसके अलावा हमारे पास 167 की इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट आ गई। ठीक है, जो कि माइनस हुई। और हमने कह दिया कि आखिरी हमारे पास रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आ गई। सही है, अगर हम देखें तो आखिरी एडजस्टमेंट जो है वो हमारे पास रीवैल्यूएशन की आ रही है। तो पीपी तो सर ये हो गया। फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर अगर हम जाएं तो हमने कह दिया कि सर फाइनेंशियल एसेट में हमारे पास तीन के जो बुक्स में फाइनेंशियल एसेट आ रहे हैं उनकी एडजस्टमेंट है। फिर हमने कह दिया I-28 का हमने ये माइनस कर दिया, 4 जो कि पीएनएल में गया था, और 2.76 जो इंटरेस्ट इनकम का इंटरेस्ट रिसीवेबल था वो ऐड कर दिया। गुडविल बहुत आसान, हमने कह दिया गुडविल में सिर्फ हमारे पास अब एक ही बची, और वो गुडविल हमारे पास कौन सी बची सर, ये कॉलर के केस में। करंट एसेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। टोटल एसेट्स आ गए 6835, शेयर कैपिटल पेरेंट का, सीआरई पेरेंट के, अदर लेजर पेरेंट का, एनसीआई। अब अगर हम एनसीआई देखें तो हमने कहा सर एनसीआई में हमारे पास एक आ गया इसका पार्क का 835 और दूसरा 57 आ गया था हमारे पास कॉलर का। नॉन करंट लायबिलिटीज में अगर आप देखें तो हमने कह दिया कि हमारे पास तीनों के आगे, और करंट लायबिलिटी में अगर हम देखें तो हमने कह दिया हमारे पास करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास तीनों के आगे, फिर हमने इसके बाद दो रिस्ट्रक्चरिंग वाली लेनी। 6385.35। ये सवाल हमारा हो गया। और आज की क्लास में जब हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हमने एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप का पहला एक सवाल देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप होगा और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी वो एनसीआई एडजस्टमेंट है कि आप एनसीआई के हिस्से की गुडविल हटा देते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ लेकिन उससे पहले आज की क्लास का स्टोरी टाइम, और स्टोरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सर जिंदगी में हमेशा अपना होराइजन बड़ा रखें, छोटी छोटी बातों से अपने आप को परेशान ना करें। अक्सर छोटी बातों में हम ओवर थिंक करके बड़े मसाइल अपने लिए पैदा कर लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि अब एग्जाम्पल मुझे यूं ही देनी पड़ती है ना कि कभी कभी सर होता यही है, कोई आपके बारे में कुछ कहता नहीं है लेकिन आप उसकी वजह से सोच कर, कल एक फर्म में हमारा एक ट्रेनी है उसके साथ हुआ भाई, किसी ने उसके बारे में कुछ मतलब फोन पे उसको बोला गया यार तुम्हारे बारे में ये बात है ये वो फला, उस वजह से उस ट्रेनी ने पूरी रात जाग ली, सोया नहीं वो ट्रेनी। अगले दिन वो आया भाई, जो है ना फुल मुंह उतरा भाई, बोला क्यों भाई, बोला सर ये मसला और मेरे बारे में ये वो फला ढिमकाना। मैंने कहा भाई वो तो उसने तो तुम्हारे बारे में ये बात उस सेंस में कही नहीं थी जिस सेंस में तुम लेकर गए, बट तुमने उसी वजह के ऊपर इतना सोच के अपनी पूरी रात की नींद क्या कर ली, हराम। अगले दिन की एफिशिएंसी भी डाउटफुल। तो भाई कम सोचे जिंदगी में ना, एक सबसे आसान हल है कम सोचें, जो होगा अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह संभाल लेगा। बस इस चीज पे रखें इंशाल्लाह, अपनी तरफ से फराइज पूरे करें, सदकात दें, तो अल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह कैसे संभालता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।